हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां हम लोग देख रहे थे लास्ट 21 ईयर का जो भी आपको एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है सभी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। यह आपका लेक्चर नंबर हो जाएगा 8। अभी हम लोग देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स को, एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है दैट इज योर फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी को हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग देख रहे हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी हम लोग यहाँ पे सारे सॉल्यूशन करेंगे, हर एक चैप्टर का कराएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे थर्मोडायनेमिक्स को। इसके बाद जब हम लोग का थर्मो कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग आगे अदर भी सब्जेक्ट का हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको एसएससी जेईई का ही नहीं, इसके अलावा आरआरबी जेईई, इसके अलावा गेट ईएससी सभी का सॉल्यूशन मिलता है, लेक्चर वगैरह मिलता है, यानी कि फुल्ली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर ये चैनल। तो अगर आप मैकेनिकल से हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन 34 कहा गया है विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। अब भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, देखो नाम से पकड़ना, इंटेंसिव यानी इंडिपेंड। ये क्या होता है, इंडिपेंड होता है। इंडिपेंड किसके इस पे इंडिपेंड रहता है, ये मास पे भी इंडिपेंड रहता है और आपका सिस्टम के साइज पे भी इंडिपेंड रहता है। समझने के लिए मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर का बात करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर का बात करते हैं। आप एक छोटा सा रूम में है, उसका टेम्परेचर जो है वो लगभग आपका 60 डिग्री सेल्सियस है। आप एक बहुत बड़ा रूम में है, जस्ट बगल में है रूम है, उसमें भी 60 डिग्री आपका सेल्सियस टेम्परेचर है। तो क्या आप अगर इस रूम में ज़्यादा गर्मी लग रहा है, आप उस रूम में चल गए, अगर टेम्परेचर उसका उतना है तो क्या रूम को चेंज करने से यानी कि साइज को चेंज करने से वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो आप रूम छोटा रहे बड़ा रहे उससे मैटर नहीं करता, उसका उतना ही रहेगा। आप बोलिएगा सर रूम बड़ा हो गया हवा ज़्यादा आएगा, हवा ज़्यादा आ रहा है इसीलिए वहाँ पे आपको थोड़ा का कम फील हो रहा है गर्मी। इसका मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वहाँ पे कम हो गया, वो 60 डिग्री सेल्सियस में ही है। बात समझ में आया कि नहीं? वो वहाँ पे आपका हवादार रूम है इसलिए आपको ज़्यादा हवा आ रहा है तो टेम्परेचर कम फील हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू का, यहाँ पे मेरा इंडिपेंड होता है, मतलब साइज पे मेरा डिपेंड नहीं करता है और ना ही मेरा मास पे डिपेंड कर रहा है कि ज़्यादा हो या कम हुआ। दूसरा तरीके से समझो, मान लो आप एक ड्रम, आपका एक ड्रम जो है या फिर एक बड़ा सा बोतल है उसमें आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका पानी भरा हुआ वाटर है और वाटर जो है मान लेते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है, एकदम पूरा गर्म हॉट वाटर है। आप देखोगे जितना गर्म आपका पूरा का पूरा बोतल में है, आप इससे अगर एक चम्मच निकालते हो, ठीक है, एक स्पून निकालते हो, उसमें भी अगर पानी देखोगे तो उसका भी पानी का गर्म उतना ही रहेगा। यानी यहाँ पे मेरा जो है एक चम्मच पानी या फिर एक ड्रम या फिर एक बोतल पानी, दोनों का टेम्परेचर मेरा जो है मास को चेंज करने से, ना तो मेरा मास चेंज करने से आपका उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हुआ और ना ही मास को कम करने से मेरा कम हुआ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्रम यहाँ पे कितना सारा केजी में होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा निकाले, अगर लीटर में बात करें तो ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो दिस इज कॉल्ड योर इंडिपेंड साइज ऑफ द सिस्टम और इंडिपेंड मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। समझ आया कि नहीं? चलो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ इंटेंसिव और आपका एक्सटेंसिव में। एक तो हो जाता है मेरा इंटेंसिव, एक होता है मेरा एक्सटेंसिव। क्या होता है सर दोनों? अगर बात करेंगे इंटेंसिव का, जैसे मैंने कहा इन मतलब इंडिपेंड होता है, ये क्या होता है मेरा इंडिपेंड ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द सिस्टम, मास ऑफ द सिस्टम। ये मेरा ना तो साइज पे डिपेंड करता है ना ही मेरा मास पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा आ जाता है मेरा इंटेंसिव, जैसे कि मेरा टेम्परेचर होता है, मेरा प्रेशर होता है, मेरा डेंसिटी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है मेरा डेंसिटी हो जाता है। तो डेंसिटी ले लो, प्रेशर ले लो, टेम्परेचर ले लो, ये सभी का सभी मेरा इंटेंसिव होता है। इसके अलावा जितने भी ऑल स्पेसिफिक टर्म होता है वो सभी का सभी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ऑल स्पेसिफिक टर्म्स। क्यों सर ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मेरा होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, एक सेकंड में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है, तो हो जाता है वॉल्यूम अपॉन मास।
मतलब इसके अंदर जो मास था यहाँ पे क्या बोला था भाई, इंडिपेंड ऑन मास या फिर साइज, यानी कि मेरा मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहले जो वॉल्यूम था वो मेरा मास पे डिपेंडेंट था, लेकिन जैसे हम लोग डिवाइड कर दिए मास से, यानी कि अगर इसके अंदर में छुपा हुआ है मास, तो ये मास जो है ये डिवाइड करने से कट गया, यानी कि कब हुआ, जब ये स्पेसिफिक हुआ। तो वॉल्यूम का अगर बात करेगा तो वॉल्यूम जो है वो मेरा एग्जाम्पल होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। लेकिन जैसे ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में हुआ क्या कि इसके अंदर का जो भी मास है वो मेरा डिवाइड हो गया मास के चलते, बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है वॉल्यूम अपॉन मास। तो जो भी मेरा स्पेसिफिक टर्म हो जाता है वो क्या हो जाता है मेरा, वो हो जाता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिपेंड ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट। अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सटेंसिव का, तो ये मेरा डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल के तरफ मैं आपको समझाता हूँ इजी तरीका से। जैसे हम लोग बात किए थे इंटेंसिव में कि भाई एक बोतल मेरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है एंड इसमें जो है वाटर है, तो वाटर जितना गर्म है उसमें अगर हम लोग एक स्पून में निकालेंगे, एक चम्मच में निकालेंगे, तो वो भी उतना ही गर्म रहेगा। ये नहीं कि भाई एक चम्मच है तो ठंडा हो गया, थोड़ा सा एक ग्लास निकालेंगे तो ज़्यादा गर्म है, उससे ज़्यादा निकालेंगे तो और ज़्यादा गर्म है। यानी कि साइज जैसे जैसे वेरी कर रहा है, मेरा टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं। इसका जितना टेम्परेचर रहेगा उतना भी इतना ही टेम्परेचर रहेगा। यानी कि यहाँ पे T1 T2 अगर लेंगे तो T1 इक्वल टू T2 होगा, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर मैं डेंसिटी का यहाँ बात करता हूँ तो आपको पता है जैसे मिठास, आपको अगर मैं यहाँ पे शरबत ले लूँ, शरबत में क्या रहता है, शुगर रहता है, ठीक है, शुगर प्लस वाटर रहता है, ठीक है, शुगर वाटर से मेरा शरबत बन जाता है। या फिर टी ले लो, चाय ले लो, तो अगर आप देखोगे कि चाय में जो मिठास है, मिठास मतलब उसमें वाटर में जितना कंटेंट मेरा शुगर है वही तो डेंसिटी है ना, कितना डेंस है, कितना घनत्व है मेरा किसका, चीनी का, उस पानी में। तो अगर हम लोग एक ड्रम, एक बड़ा सा एक केतली में हम लोग अगर चाय बनाते हैं, तो केतली का पूरा जितना मीठा रहेगा चीनी, मतलब जितना मीठा मेरा शुगर ये रहेगा, टी रहेगा, चाय रहेगा, अगर हम लोग एक चम्मच उससे निकाल के टेस्ट करते हैं तो वो भी मेरा उतना ही मीठा होता है। क्या ऐसा कभी होता है कि एक केतली जितना मीठा हम एक चम्मच निकाल के अगर हम लोग को टेस्ट किए तो वो मीठा कम हो गया? क्यों भाई? क्योंकि एक ही चम्मच निकाले ना, 2 चम्मच निकालेंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसके अंदर जो मास होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, यानी कि उस वॉल्यूम में जितना छुपा हुआ मास है, यानी वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। उस वाटर में जितना मेरा चीनी छुपा हुआ, शुगर छुपा हुआ, उसका वैल्यू 1 चम्मच निकालो या फिर 10 चम्मच निकालो, वो वेरी नहीं करता है। यानी कि ये भी मेरा मास पे या साइज पे डिपेंड नहीं किया। इसलिए आपका मास ले लो, ठीक है, आई मीन डेंसिटी ले लो, प्रेशर ले लो, टेम्परेचर ले लो, ये सभी क्या आ जाता है, इंडिपेंड ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम या फिर मास ऑफ द सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसी तरह प्रेशर का बात करो, प्रेशर भी जो होता है मेरा सेम रहता है। अगर मेरा एक रूम में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर है तो मेरा छोटा रूम या बड़ा रूम है वो मेरा डिपेंड नहीं करता है। एक बड़ा रूम है, इसमें जितना मेरा प्रेशर है, बीच में वॉल भी लगा देंगे तो प्रेशर उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा इंटेंसिव का बात करते हैं, सॉरी एक्सटेंसिव का बात करते हैं, जो मेरा डिपेंड करता है मास पे या साइज पे। अगर मास मेरा कम हुआ तो मेरा प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आप मिल्क ले लो, ठीक है, मिल्क ले लो, हम लोग मिल्क खरीद के लाते हैं 1 kg वाला जो लीटर लाते हैं, 1 kg का लीटर लाते हैं, प्लास्टिक का रहता है। ये मेरा प्लास्टिक का यहाँ पे क्या है, मेरा मिल्क है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या किए, बीच से हम लोग हाफ कर दिए, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि आपके हाफ के जी हो जाएगा। हो सकता है इधर मेरा कुछ कम हो जाए, 400 के ग्राम के लगभग हो जाए, इधर 600 ग्राम के लगभग हो जाए। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि ये मास पे मेरा डिपेंड किया या साइज पे डिपेंड किया। जैसे हम लोग साइज को हाफ किए तो इधर का वैल्यू मेरा अलग हो गया, यहाँ का वैल्यू अलग हो गया। अब देखो इधर जो है वॉल्यूम मेरा कम हो गया, यहाँ का वॉल्यूम मेरा ज़्यादा हो गया, तो मेरा साइज पे डिपेंड किया या फिर मास पे डिपेंड किया। तो ये सभी चीज़ जो है वो सभी मेरा किस पे डिपेंड करता है, मास पे या फिर साइज पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है, समझना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया। जैसे ऑल एनर्जी, सभी का सभी जो एनर्जी है वो मेरा एक्सटेंसिव होता है, यानी डिपेंड करता है। ऑल एनर्जी कौन कौन सा हो जाता है एनर्जी, जैसे कि आप ले लो काइनेटिक एनर्जी ले लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, आपका H ले लो यानी कि एंथैल्पी ले लो, U ले लो इंटरनल एनर्जी ले लो, या फिर आप हीट कैपेसिटी ले लो। ये सभी का सभी जो है, ठीक है, सभी का सभी क्या है, आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। समझ आए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता ही है, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जैसे मैंने कहा केजी वाला चीज़ वो भी मेरा चेंज हो जाता है। ये सभी का सभी मेरा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव होता है। तो यहाँ सिंपल बोला गया था क्या भाई, इंडिपेंड, यानी इंटेंसिव में इंडिपेंड कौन होता है, इंडिपेंड। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको दिखेगा तो आपको मिल जाएगा A नंबर, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मेरा एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एनर्जी है एक्सटेंसिव है, और काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है। तो सभी का सभी मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मेरा इंटेंसिव है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका देखिए 2018 लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, 2-3 साल पहले का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने लेटेस्ट इसलिए कहा कि पेंडेमिक से तो 1-2 साल तो वैसे भी चल गया, कोई एग्जाम हुआ नहीं है, तो आपका लेटेस्ट ही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया वन ऑफ दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम एमॉन्ग द फॉलोइंग। इस फॉलोइंग 4 को दिया गया, इसमें से एक आपका जो है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जो मेरा मास पे या से साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। साइज अगर चेंज हुआ तो चेंज होगा और मास अगर चेंज होगा तो चेंज होगा। पकड़ो भाई, प्रेशर नहीं भाई, प्रेशर जस्ट मैंने सर आपने बताया था कि प्रेशर जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये छोटा रहे बड़ा रहे उसका उतना ही प्रेशर होगा। वॉल्यूम टेम्परेचर का बात करेगा तो ये भी मेरा क्या हो जाता है, इंटेंसिव होता है, ये भी डिपेंड नहीं करता साइज ऑफ द सिस्टम पे। डेंसिटी ये भी डिपेंड नहीं करता। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा आपका बी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा बी नंबर। वॉल्यूम जो है वो साइज ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है ये हो गया इंटेंसिव और ये होगा आपका एक्सटेंसिव, क्योंकि ये मास पे भी और आपका साइज, मास और साइज और बोल लो साइज पे डिपेंड करता है। चलो ये आपका देखो 2019 का क्वेश्चन, यानी ये और लेटेस्ट आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2013, थोड़ा बैक चल गया हम लोग, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक सेकंड मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, बोला गया था 2 लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर, 2 लिक्विड में रहा, दोनों अलग अलग टेम्परेचर में है, आर मिक्स, दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए, ठीक है। देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। मान लो यहाँ पे क्या बोल रखा कि एक मेरा यहाँ लिक्विड था, ठीक है, पहला लिक्विड है, ये मेरा दूसरा लिक्विड है, और दोनों को हम लोग मिक्स कर दिए, दोनों लिक्विड को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। यहाँ पे दोनों लिक्विड आ गया, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 आ गया। तो बोल रहा कि जब मिक्स हम लोग कर दिए तो मिक्स करने के बाद इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसका टेम्परेचर जो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ या फिर 0th लॉ, किससे हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो ये आपको समझने वाली बात है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ में अगर आपको बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ होता क्या कि किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट देते हैं और हीट देने के बाद मुझे इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं भाई, हीट देके सिस्टम इंटरनल एनर्जी प्लस मुझे वर्क डन मुझे मिलता है। और मैंने और एक चीज़ बताया था कि जितना भी हम लोग हीट देंगे, मान लो 10 देंगे तो मुझे इन दोनों मिलके 10 होना चाहिए। हो सकता है ये 8 + 2 हो, ये 9 + 1 हो, ये 7 + 3 हो, बट एनर्जी का लॉस नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, यानी कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इधर अगर 10 एनर्जी है, 10 जूल का एनर्जी है, तो इधर भी मुझे 10 जूल का भी मुझे देखने को मिलेगा, चेंज नहीं होगा। बस अलग बात है कि कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी को इंटरनल एनर्जी और वर्क एनर्जी में, समझ आए। तो ये पॉइंट है यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया था कि 2 लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर में है और दोनों अलग अलग टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर देना है। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो ये करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हीट यहाँ से दिए वो मुझे इसमें रिसीव हुआ कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। तो उसी तरह जो भी इसके पास एनर्जी था, इसके पास एनर्जी था, E1 और E2 था, इन दोनों जो है यहाँ पे आया कितना, मिक्स होकर कितना हुआ, उसी के बारे में तो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलो मैं और कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, मैं आपको स्टेटमेंट एक लिखा देता हूँ, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट लॉ यूज टू फाइंड फाइनल टेम्परेचर, इसे आपको क्लियरली और समझ में आएगा, ऑफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के फाइनल टेम्परेचर को फाइंड करने में यूज़ करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों, बिकॉज ये सेकंड स्टेटमेंट देखो कि जैसे जैसे एज हीट गेन्ड बाय कोल्ड लिक्विड, ठीक है, विल बी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट लिक्विड। जैसे जैसे मेरा जो ठंडा पानी है वो गर्म होते जाएगा, वैसे वैसे मेरा गर्म पानी ठंडा होते जाएगा या फिर इक्वल होते जाएगा। जब तक वो इक्वल ना हो तब तक वो ट्रांसफर करते रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मान लो आप आग के पास हो, ये आपका आग है, ठंडा के दिन में हम लोग आग के पास जाएंगे, आप खड़े हो तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं आग के पास, थोड़ा सा हम लोग गर्मी लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो आग है इसके पास हाई टेम्परेचर है और आपके पास है लो टेम्परेचर।
तो लो टेम्परेचर, और आपको हमेशा पता है कि ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, यानी कि ट्रांसफर कैसे होगा, हीट जो यहाँ ट्रांसफर होगा वो हाई टू लो होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना हो जाए, यानी कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर जब तक मेरा इक्वल नहीं हो जाएगा T1 इक्वल टू T2, तब तक ये मेरा हीट ट्रांसफर होते जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जब लिक्विड मेरा था 1 था और लिक्विड यहाँ 2 था, और दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करके यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि जो भी यहाँ पे ठंडा लिक्विड और गर्म लिक्विड है ये आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए रहेगा जब तक ये दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाए। तो ये भी मेरा किस में आ जाता, फर्स्ट लॉ में ही आता, क्योंकि यहाँ में बताया था ना कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि जो भी यहाँ पे हम लोग हीट दिए 10 जूल का, ये दोनों मिलके मुझे 10 जूल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हीट गेन बाय द कोल्ड लिक्विड इज इक्वल टू द हीट लॉस बाय हॉट लिक्विड, यानी कि एनर्जी तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, जितना एनर्जी शुरू था उतना ही था, बस क्या क्या एनर्जी को कन्वर्ट किया। तो बस ये स्टेटमेंट वही बोला था। तो डिफरेंट आपका टेम्परेचर था, दोनों को मिक्स करेंगे तो जो ठंडा रहेगा वो गर्म का हीट को लेगा, और वो तब तक गर्म होगा जब तक कि दोनों मेरा इक्वल ना हो जाए, यानी एनर्जी का लॉस हुआ ना ही गेन हुआ, क्या किया बोलिए, ट्रांसफर किए। और वो मेरा कौन बताता है, ये बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सब कोई जो है, जैसे जीरोथ लॉ में क्या मुझे मिलता है, फर्स्ट लॉ में मुझे क्या मिलता है, सेकंड लॉ में क्या मिलता है, और थर्ड लॉ में क्या मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलो भाई वन वर्क करके ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको जीरोथ लॉ का बात करा जाए तो यहाँ से मुझे टेम्परेचर पता चलता है। क्यों, क्योंकि जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर मेरा दो सिस्टम, जैसे जीरोथ लॉ हम लोग देखते हैं ए एक सिस्टम है और ये मेरा बी सिस्टम है और मेरा सी है, तो मेरा जीरोथ लॉ ये कहता है कि अगर मेरा ए जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ और बी जो है वह थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के साथ, ठीक है, मैंने क्या बताया, ए भी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी के सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ऑटोमेटिक बी और सी जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। ये बताता है कौन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट मुझे देता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लॉ का, तो आपको पता है फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि ये देता है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी कि एनर्जी नादर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने बताया था यहाँ 10 जूल रहेगा तो इन दोनों को 2 + 8 करके ये भी मेरा 10 जूल हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहा है। तो ये मुझे देता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं बात करूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ, दोनों एंट्रोपी के बारे में बताता है, बट ये भी मेरा एंट्रोपी के बारे में बताएगा, एंट्रोपी के बारे में बताएगा, सेकंड लॉ भी बताएगा, ठीक है। और मेरा जो थर्ड लॉ है ये भी मेरा एंट्रोपी के बारे में ही बताएगा। थर्ड लॉ भी मुझे एंट्रोपी के बारे में कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन एक कंडीशन आ जाता है। कंडीशन ये आ जाता है कि अगर मैं बात करूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो मुझे एंट्रोपी देता है ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम का जो कोई भी जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसका एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगा और मेरा कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कभी भी एंट्रोपी मेरा नेगेटिव नहीं आ जा सकता, घट नहीं सकता है। और मेरा जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बोलता है कि मेरा एंट्रोपी जो है वो कॉन्सेप्ट मतलब एंट्रोपी जो है वो मेरा कांस्टेंट हो जा सकता है। किस केस में, जब मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आ जाता है। सो कब आ जाता है, जब मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो जाता है। सो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, इस चारों को आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ चारों को 1 बाय 1 करके, फिर से एक बार देख लो, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ये बताता है किसका कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट, बस ये आप लिख लो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट लॉ, ठीक है, सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, टीडी का बात करें, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट लॉ का बात करूं तो फर्स्ट लॉ मुझे क्या बताता है, ये बताता है मुझे एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन शॉर्ट में आप बोल सकते हो। जैसे अगर जीरोथ लॉ का बात करेंगे तो ए था और ये बी था और सी पॉइंट था, और मैंने बताया था कि अगर मेरा ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इन दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट लॉ से तो ये होता है आपका डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये आपका 10 अगर 2 जूल लेंगे तो ये भी मेरा 8 + 2 यानी कि 10 जूल होगा, यानी कि यहाँ पे एनर्जी मेरा कंजर्व है, लॉस नहीं हो रहा है, ना क्रिएट कर रहे हैं। ये हो गया। अगर बात करें हम लोग सेकेंड लॉ का, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये मुझे सेकेंड लॉ कहता है कि भाई टोटल, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ कि टोटल एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम, एक सेकेंड, टोटल एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम, एक सेकेंड, एनी सिस्टम इंक्रीज यहाँ करेंगे हम लोग, डायरेक्ट शॉर्ट में कर देते हैं, इंक्रीज और कांस्टेंट इन
एनी स्पॉन्टेनियस कोई भी स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और सिस्टम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ रखना नेवर डिक्रीज, ये कभी भी डिक्रीज नहीं करता, ऑलवेज या तो इंक्रीज करेगा मेरा एंट्रोपी या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ये मेरा कौन बताता है, ये बताता है मेरा सेकंड लॉ। मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ कि भाई एंट्रोपी जो होता है वो या तो मेरा बढ़ेगा या फिर मेरा एंट्रोपी जो वो कांस्टेंट रहेगा, नेवर एंट्रोपी डिक्रीज, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मुझे क्या बताता है, थर्ड लॉ बताता है, थर्ड लॉ बस इसी का एक पार्ट है, सेकंड लॉ का ही पार्ट है, जिसमें मैंने इसमें बताया था कि कांस्टेंट हो सकता है। ये बस बोलता है कि कांस्टेंट कब होगा एंट्रोपी, तो ये बोलता है कि भाई एंट्रोपी मेरा यानी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अप्रोच अ कांस्टेंट वैल्यू कब, व्हेन या फिर एज करो, ठीक है, एज टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट टेम्परेचर या फिर एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। ये क्या बोलता है कि मेरा जो एंट्रोपी है वो कॉन्सेप्ट होता है इन केस ऑफ जब मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जाता है। तो SOLUT एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में मेरा एंट्रोपी कॉन्सेप्ट एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, समझ आया। और इसमें बोला था कि ऑलवेज मेरा एंट्रोपी या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, नेवर डिक्रीज होगा। जैसे हम लोग बात करेंगे वही वाला चीज़ है कि हॉट टू कोल्ड, अगर हम लोग बात करेंगे हॉट टू कोल्ड एनर्जी ट्रांसफर, तो मेरा हॉट टू कोल्ड मेरा एनर्जी ट्रांसफर होता कब तक, जब तक वो बैलेंस नहीं करेगा। तो जैसे मेरा कोल्ड से हॉट से मेरा कोल्ड की ओर एनर्जी गया, तो मेरा कोल्ड का जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाता है, एंट्रोपी मेरा इसका बढ़ जाता है। एंट्रोपी होता है रेंडमनेस, ठीक है। वो आराम से कोल्ड मेरा ठंडा था, क्योंकि हम लोग दोनों को मिक्स कर दिए। मान लो एक बाल्टी हम लोग लिए, बाल्टी में गर्म पानी है, हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर को मिक्स कर दिए। तो क्या चाहेगा, कोल्ड वाटर का एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करना चाहेगा, हॉट वाटर का जो एनर्जी है वो कोल्ड वाटर की तरफ ट्रांसफर होना चाहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ होता है कि ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर टू लोअर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हायर टू लोअर में जाता है। ऑलवेज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, तो जो ठंडा वाला चीज़ रहेगा उसमें मेरा एनर्जी आएगा। तो ये आएगा तो जो ठंडा वाला आपका पानी है उसका रेंडमनेस आ जाएगा, उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जो मूवमेंट हो रहा है ना उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स होता है रेंडमनेस, कोई भी चीज़ जो शांत है वो उसमें खलबली मच जाना है, उसको रेंडमनेस कहा जाता है, उसको एंट्रोपी कहा जाता है, राइट। तो ये वाला चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से आपको चारों चीज़ के बारे में पता चल गया कि जीरोथ लॉ क्या देता है, फर्स्ट क्या देता है, सेकंड क्या देता है और आपका थर्ड क्या देता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 37, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरी आउट। तो यहाँ बोल रहा कि बताओ जो हीट हम लोग सिस्टम में देते हैं वो मेरा वर्क डन के इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मुझे क्या बताया कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस आपका हो जाता है डेल डब्लू। तो यहाँ बोल रहा कि बताओ ये जो मेरा हीट है ना, देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, हीट सप्लाई, यानी कि डेल क्यू ये इक्वल हो जाता है मेरा डेल डब्लू का, वर्क डन का। कब होगा वो पूछ रहा, कब होगा, तो जब ये चीज़ खत्म हो जाएगा, ये चीज़ जब जीरो हो जाएगा तब मेरा हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्लू हो जाएगा। और डेल क्यू जीरो कब होगा, इंटरनल एनर्जी जब मेरा जीरो होगा। और ये जीरो कब होगा, जब हम लोग आइसोथर्मल लेंगे, टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई डी यू इक्वल टू U2 माइनस U1, और ये मेरा टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैंने बताया था जस्ट कुछ देर पहले कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है इन केस ऑफ आइडियल और परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस में अगर मेरा ये टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट रह जाता है तो यहाँ पे मुझे डी यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि आइसोथर्मल के केस में मुझे ये देखने को मिलेगा। अगर आइसोथर्मल रहेगा तो आइसोथर्मल के केस में मेरा टेम्परेचर हो जाएगा जीरो। अगर टेम्परेचर जीरो हो गया तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, जहाँ पे मुझे हीट और वर्क दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हीट सप्लाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। ये आपको पूछा गया था SSC JEE 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बोला गया है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल का बात कर रहा है, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी, भाई आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल सर टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी का बात कर रहा था, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इसमें ऑलवेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई मुझे पता ही है कि आइसोथर्मल मीन्स ही होता है मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जाऊँ कि भाई डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डी यू, आप लोग सोचते होंगे कि बार बार ये इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो हर जगह पे इसी को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, और मुझे पता है कि इन केस ऑफ आइडियल और परफेक्ट गैस मेरा क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पे ये चीज़ जो है अगर, और ये पहले बोल दिया आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि T2 इक्वल टू T1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि DU इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। और मुझे पता है कि इंटरनल जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 माइनस T1। और यहाँ चूंकि बोला है कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है क्योंकि ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल मतलब T2 इज इक्वल टू T1 है, तो T2 इक्वल टू T1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई DU इक्वल टू T2 और माइनस T2 भी ले सकते हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ मुझे ये जीरो हो गया। तो ये किस केस में हुआ, जब ये मेरा कांस्टेंट हम लोग लेंगे तब। तो बस सिंपल सा है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा इंटरनल एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मुझे देखने को मिला रिमेन कांस्टेंट, यानी कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये आपको पूछा गया था एसएससी जेईई 2014 में। आई होप सो आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे जितना इजी लग रहा होता है इजी नहीं, मैं आप लोगों को इजी तरीका से हर वो चीज़ को बताता हूँ, इजी से इजी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराता हूँ। जो भी आपको एग्जाम डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये सिर्फ आपको एसएससी जेईई नहीं, हर एग्जाम में, हर स्टेट लेवल एजेई, सेंट्रल लेवल एजेई, पीएसयू में, गेट में, इसरो में, डीआरडीओ में, स्टेट लेवल एजेई में, आरआरबी में, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ये सभी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, साथ ही साथ एमसीक्यू सॉल्यूशन को बता रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए सेशन को, एंड अगर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मैकेनिकल से हो, बिकॉज ये फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर। यहाँ पे आपको एसएससी जेईई का सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आरआरबी जेईई का सीरीज चल रहा है, लेक्चर वाइज चल रहा है, इसको आप देख सकते हो। इसके अलावा आपका ऑल स्टेट एई जेईई का भी चल रहा है, ऑल स्टेट एई जेईई का ये सेपरेट चल रहा है, सेपरेट, तीनों सेपरेट चल रहा है। एसएससी जेईई का अलग लेक्चर चल रहा है, आरआरबी जेईई का अलग लेक्चर चल रहा है, और स्टेट का भी अलग लेक्चर चल रहा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्यूशन कराते हैं, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट कराते हैं, न्यूमेरिकल कराते हैं। तो यानी मैकेनिकल से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।